हेलो फ्रेंड्स, विद्या गेन एजुकेशनल चैनल पर मैं दीपक बहुगुणा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में, और इसके तीसरे अध्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय के लिए दो पहले वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत तीसरे अध्याय में तीसरा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य संकट, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के प्रभाव और बाद के सालों में नियोजित विकास की राजनीति में आने वाले बदलावों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं खाद्य संकट के साथ। 1965 और 1967 के सालों के बीच में कम वर्षा होने के कारण, मानसून की असफलता के कारण भारत के अनेक हिस्सों में खेती की पैदावार कम हुई। खेती की उपज कम होने का कारण मानसून और वर्षा संबंधी कारक हो सकते हैं, लेकिन इस अवधि में भारत में कम कृषि उत्पादन के कारण, खाद्यान्न के संकट के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। और ख़ासकर अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में इस खाद्यान्न संकट ने विकराल रूप धारण किया और कहीं कहीं अकाल की स्थिति भी आ गई। उसका कारण यह है कि उस दौर में मानसूनी असफलता के साथ साथ भारत में आर्थिक दुश्वारियों के बीच विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हुई, और साथ ही इस अवधि में 1965 में पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध लड़ना पड़ा, जिसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और इन्हीं सभी कारणों को मिलाकर इस दशक में 65 और 67 के वर्षों के बीच में देश में खाद्यान्न की भारी किल्लत हो गई। और विशेषकर बिहार की बात की जाए तो बिहार को इस दौरान खाद्य संकट का अभूतपूर्व सामना करना पड़ा, और वहाँ कई स्थानों पर अकाल जैसी स्थितियाँ आ गई। बिहार के 9 जिलों में उनके वार्षिक उत्पादन से आधा उत्पादन हुआ, और कुछ जिलों में तो उत्पादन का 1/3 उत्पादन से भी कम कृषि उत्पादन होने से देश में खाद्यान्न की संकट की स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई। उस दौर में विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न के व्यापार को लेकर प्रतिबंधों के चलते स्थितियां और विकराल होती चली गई। बिहार की बात की जाए तो सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के लिए 2450 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और उस दौर में 2200 कैलोरी पर व्यक्ति बिहार के लोगों की जो सामान्य ज़रूरत थी वो 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति से घटकर जो उपलब्धता है वो 2200 कैलोरी से 1200 कैलोरी पर आ गई, और बिहार में अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। खाद्यान्न की इस समस्या ने बिहार में अपना विकराल रूप धारण किया। खाद्यान्न की इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार को भी अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों में बदलाव करने के लिए विवश होना पड़ा। योजना के प्रति और नियोजन के प्रति जो उत्साह था वह थोड़ा मंद पड़ गया, और अब देश के योजनाकारों का जो ध्यान है वो चला गया देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को पूरा करने पर। योजनाकारों का ध्यान चला गया। अब योजना और नियोजन की पहली प्राथमिकता हो गई खाद्य आत्मनिर्भरता, अथवा खाद्यान्न के क्षेत्र में देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर हो। अब यह योजनाओं की प्राथमिकता में आ गया। तो इस प्रकार खाद्य संकट के कारण हमारे देश की विकास योजनाओं को भी प्रभावित खाद्य संकट ने किया। और 69 और 67 के बाद अगर बात की जाए
तो विकास की योजनाओं में खाद्यान्न की उपलब्धता और कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास की योजनाओं में रणनीतियों के प्रमुख विषय के रूप में बनकर उभर कर सामने आए। अब चर्चा करते हैं कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने अपनी योजनाओं में क्या परिवर्तन किया और नियोजन की इस गाथा में किस माध्यम से भारत ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। तो उसी से हमारा जो दूसरा आज का उपविषय जुड़ा हुआ है वह है हरित क्रांति। हरित क्रांति, जब देश में खाद्यान्न का संकट हुआ तो हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ा, विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ा, और इस खाद्यान्न के आयात करने से हमें दूसरी मामलों में समझौता करना पड़ा। खासकर अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने इस दौर में भारत की सहायता की, खाद्यान्न की हमें उपलब्धता सुनिश्चित करने में हमारी मदद की, लेकिन इसके एवज में अमेरिका ने हमें अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने का दबाव हमारे ऊपर डाला। अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करे, अर्थात भारत अपना झुकाव पूंजीवाद की ओर ज़्यादा करे। तो आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए अमेरिका के द्वारा दबाव डालने से भारत को भी अपनी खाद्यान्न उपलब्धता की रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा, और उसका ये परिणाम रहा कि भारत ने एक नए विचार के साथ अपने कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, और यह नया विचार यह था कि वे क्षेत्र जो कृषि के मामले में समृद्ध हैं, कृषि के मामले में समृद्ध, कृषि के मामले में समृद्ध क्षेत्र हैं और जहां पहले से ही सिंचाई के साधनों की उपलब्धता है, ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया। और सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन समृद्ध कृषि इलाकों में ही सरकार अपने संसाधनों का ज़्यादा निवेश करेगी, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि पहले से ही जो समृद्ध किसान हैं, उन्नतिशील किसान हैं, वह तेज गति से संसाधनों का प्रयोग करके खाद्यान्न उत्पादन को तेज गति से बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार भारत अपनी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो इसी रणनीति के तहत जो कृषि समृद्ध इलाके थे, अथवा जहां पहले से ही कृषि के साधनों में संपन्नता थी, उन कृषि समृद्ध इलाकों में सरकार ने निवेश किया, वहाँ संसाधनों का इस्तेमाल किया, और वहाँ सिंचाई के साधन, कीटनाशक, उर्वरक और अच्छे बीज जो है सरकार ने रियायती मूल्य पर, अनुदानित मूल्य पर, सब्सिडाइज मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने उन्हें उनके कृषि उपज के उत्पादन के बाद उसकी खरीद की गारंटी भी दी। तो इस तरह इस दौर में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई उसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, और आगे इसी हरित क्रांति का देश में विस्तार होता चला गया। और इस विस्तार के बाद आने वाले सालों में हम खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़े, और फिर हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। विदेशों से जो हमें आयात करना पड़ता था, उस आयात करने की आवश्यकताएं धीरे धीरे कम होती चली गई। तो हरित क्रांति के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के मामले में सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसके फिर कुछ और परिणाम भी सामने आए। अब चर्चा करते हैं कि हरित क्रांति के वो कौन से ऐसे प्रभाव थे जो प्रभाव भारत के समाज पर और यहाँ के कृषि क्षेत्र पर पड़े। तो अगर प्रभावों की बात की जाए तो इसका जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, तो सबसे अधिक प्रभाव यह पड़ा कि भूस्वामी और किसानों के बीच अंतर बढ़ा। भूस्वामी और किसानों के बीच अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। समाज में
विभिन्न वर्गों और विभिन्न स्थानों के बीच ध्रुवीकरण तेज गति से हुआ, अर्थात समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ी। जो कृषि में समृद्ध क्षेत्र थे वो और अधिक समृद्धशाली हो गए और जो शेष क्षेत्र कृषि में पिछड़े हुए थे वो पिछड़े ही रह गए। इस तरह इसने आर्थिक विषमताओं को भी एक प्रकार से हरित क्रांति ने उत्पन्न किया। इसके अलावा जो समाज में मध्यम श्रेणी के अथवा मझोले श्रेणी के किसानों का एक उदय हुआ, एक अलग समुदाय किसानों का बनकर तैयार हुआ। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह 3 क्षेत्र कृषि के सबसे समृद्ध क्षेत्र बनकर उभरे। ये तीनों क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के मामले में समृद्ध क्षेत्र बनकर उभरे। भूस्वामियों में और किसानों के बीच में अंतर बहुत बढ़ गया। समाज के वर्गों के बीच में आर्थिक विषमताएं और ज़्यादा बढ़ी। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात साथ में यह भी है कि खाद्यान्न के मामले में हमारा उत्पादन बढ़ा, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। और सामाजिक प्रभाव इसके ये हैं कि सामाजिक दृष्टि से विभिन्न इलाकों के बीच में ध्रुवीकरण हुआ और समाज के वर्गों के बीच में भी ध्रुवीकरण इस हरित क्रांति के प्रभावों के रूप में हम समाज में देख सकते हैं। अब चर्चा करेंगे इसी दौर में नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित ही एक अन्य क्रांति का उल्लेख नियोजन विकास की राजनीति में मिलता है और वह है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से हमारा जो आशय है वह है दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति से आशय है दुग्ध उत्पादन और इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की स्थापना के गठन के साथ ही अमूल ब्रांड की स्थापना की, अमूल दूध की स्थापना की। अमूल दूध के बारे में, अमूल ब्रांड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अमूल हमारा नेशनल डेयरी ब्रांड है। अमूल का एक प्रसिद्ध विज्ञापन अटरली बटरली डिलीशियस बहुत प्रसिद्ध इसका विज्ञापन रहा है, ज़रूर आपने बचपन में सुना होगा इसके बारे में। तो अमूल हमारा नेशनल डेयरी ब्रांड है और इस ब्रांड को स्थापित करने में सबसे अहम योगदान जिनका रहा है वो वर्गीस कुरियन का रहा है। उन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके प्रयासों में जो उन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन एवं परिसंघ की स्थापना की, उनकी इस परिसंघ में 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। 25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक इस परिसंघ में जुड़े हुए हैं जो उत्पादन और विपणन का कार्य करते हैं। तो 25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को जोड़ने वाला ये परिसंघ बना है और इसको किया गया है गुजरात के शहर आणंद में। आणंद गुजरात में एक शहर है। गुजरात के शहर आणंद में इस अमूल दूध के मुख्यालय को बनाया गया है। अमूल दूध का मुख्यालय गुजरात के आणंद शहर में है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जिस तरह से दुग्ध उत्पादकों को विश्वव्यापी व्यापार के नेटवर्क से जोड़ने का कार्य किया, आपस में उनको जोड़ने का कार्य किया सहकारिता के माध्यम से, इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। यह 1970 के दशक में भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो ऑपरेशन फ्लड था, इसको चलाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत इस ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि इससे रोजगार के अवसर बढ़े और जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको राष्ट्रव्यापी विपणन के नेटवर्क से उनको जोड़ा जाए
और देश में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर दिया जाए। इसलिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। तो ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इसके जो सबसे अहम स्तंभकार रहे हैं इसको स्थापित करने में अमूल नेशनल डेयरी ब्रांड को, वह हैं वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का उनको जनक कहा जाता है। और इस सबके पीछे मंशा यही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, जिसके द्वारा गरीबी को कम किया जा सके, गरीबी को हटाया जा सके। आइए अब चर्चा करते हैं इसके बारे में कि नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत बाद के वर्षों में जब पहली, दूसरी और फिर तीसरी के बाद विलंब के साथ चौथी योजनाएं चालू हुई, और इस दशक में जब खाद्यान्न की समस्या आई, उसके बाद के सालों में सरकार ने कौन सी रणनीतियां अपनाई विकास को लेकर, और बाद के वर्षों में नियोजन की प्रक्रिया को लेकर भारत की रणनीति में कौन कौन से बदलाव आए। तो अब हम चर्चा करेंगे बाद के बदलावों के बारे में। नियोजित विकास की राजनीति में आने वाले बाद के बदलावों की अगर चर्चा करेंगे तो खाद्यान्न संकट के बाद सरकार ने जो सबसे अहम काम किया वह सरकार ने किया 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 14 निजी बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके साथ साथ सरकार ने यह घोषणा की कि सरकार अब समाजवादी नीतियों की ओर आगे बढ़ने का सरकार ने अपना इरादा जताया कि सरकार अपनी नीतियों को समाजवादी नीतियों की तरह सरकार अपनी नीतियों को अमल में लाएगी। तो सरकार ने अपने चरित्र को समाजवादी बनाने की घोषणा की और इसके लिए सरकार ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा सरकार ने अनेक समाजवादी कार्यक्रमों के द्वारा जनता की भलाई के लिए अनेक निर्णय लेने का कार्य उस समय किया। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपना समाजवादी चरित्र पेश करने का उस समय कार्य किया। सरकार के इस कदम की खूब चर्चाएं हुई और कई दफ़ा इस पर वाद विवाद और चर्चाएं भी हुई कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है अपने चरित्र को समाजवादी करने का जो कदम उठाया है उसकी आलोचनाएं और इस पर खूब बहस और चर्चाएं देश भर में होती थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यह देखा कि इन सारी प्रक्रियाओं और नियोजित अर्थव्यवस्था के विकल्पों को अपनाते हुए भी अगर हम बात करें कि भारत की तो 1850 से 1950 से और 1980 अगर इस ड्यूरेशन की बात की है तो भारत ने 3 से लेके 3.5% विकास दर, केवल 3 से लेके 3.5, 3 से लेके 3.5% के बीच की धीमी विकास दर के साथ आर्थिक तरक्की की। इन सारी परेशानियों के बीच में जो अर्थव्यवस्था की धीमी गति थी, कई बार उसको ये कहा गया कि सरकार ने जो बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र अपने पास रखा है और उसमें बढ़ रहा जो भ्रष्टाचार है और जो अकुशलता है, और इसके साथ साथ जो भारत में जो नौकरशाही के प्रति आरंभिक दौर में राजनेताओं और जनता का जो भरोसा था, उस भरोसे को जब सरकार ने टूटता हुआ देखा और यह पाया, यह चर्चाएं होने लगी कि बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के साथ साथ अकुशलता का भी जोर बढ़ रहा है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और देश के आर्थिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए बाद के सालों में सरकार ने भी अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो जैसे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में
सरकार का निवेश कम होना शुरू हुआ और पूंजीवाद और खुली आर्थिक नीतियों की ओर आकर्षण बढ़ा। तो ये सब 1990 के दशक की बाद आरंभ शुरू हुआ और 80 और 90 के मध्य के दशक में सरकार ने धीरे धीरे अपना रुझान खुली अर्थव्यवस्था की ओर करना शुरू किया। नई आर्थिक नीतियों को अपनाने का यही दौर था और सरकार ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, जिसके बारे में आने वाले अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अगला अध्याय भारत के विदेश संबंध के बारे में हम अगला वीडियो शीघ्र लेके आएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो इसी प्रकार के वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।